हेलो कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया, ठीक ठाक है बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे सैम्पल पेपर क्लास 10 मैथमेटिक्स का, और हम लोग पहुंच चुके थे सेक्शन नंबर सी या डी। हमने सेक्शन नंबर सी ख़त्म कर लिया था और सेक्शन नंबर डी का हमने एक क्वेश्चन कर लिया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से सुनो, मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 का ना जो और वाला पार्ट था वो हमने नहीं करा है, एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन ना लो। फिर भी अगर आपको लगता है वो कराना चाहिए, हम आपको करा देंगे। देखो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है। हम एक बार क्वेश्चन डाल देंगे, आप ट्राई कर लेना, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगेगा सर एक बार करा देना चाहिए, तो हम करा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के पास चलते हैं, क्या कुछ कह रहा है ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 33 अच्छा है भाई। क्वेश्चन नंबर 33 में दो कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं, उसको ध्यान से देखना। बोला है इन अ ट्रेपीजियम ABCD, क्वेश्चन पढ़ो और फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। इन अ ट्रेपीजियम ABCD एक ट्रेपीजियम हमारे पास है। ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है जिसमें दो साइड तो पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल साइड होती है। सब टू AB, तो जो आपको दिया गया है मैं उसको साइड में लिखता हूँ, EF पैरेलल टू AB। उसके साथ साथ ABCD एक ट्रेपीजियम दिया गया है जिसमें AB पैरेलल है DC के, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके साथ आपको बोला ये गया है BE डिवाइडेड बाई EC, BE डिवाइडेड बाई EC, बेसिकली BE और EC का रेशियो गिवन है आपको। EC है बच्चों ये EC, BE डिवाइडेड बाई EC, उसका रेशियो गिवन है 4:3, ठीक है सर। डायगोनल DB इंटरसेक्ट EF एट G, ये वाला डायगोनल DB ये वाली लाइन सेगमेंट को, EF लाइन सेगमेंट को G पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। चलो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है वो यहाँ पे लिखते हैं, टू प्रूव। जो प्रूफ करने के लिए हमारे पास है वो क्या है, ये हमें गिवन है, ये सब हमें गिवन है और हमें प्रूफ ये करना है 7 टाइम्स ऑफ EF इज इक्वल टू 11 टाइम ऑफ AB। देखो अब मैं इसको साइड में रखता हूँ और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इधर देखते रहिएगा। देखो 7 टाइम ऑफ EF का 7 टाइम AB के 11 टाइम के बराबर लेके आना है। सबसे पहले तो एक बात बताओ, AB कहाँ पे है सर? AB ये रहा। देखो हमारे क्वेश्चन में अगर AB आ जाएगा सॉल्यूशन में, मतलब AB आ जाएगा या DC आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर AB आ गया तो AB अपने को सॉल्यूशन में चाहिए, यही प्रूफ करना है, कुछ ना कुछ करके यहाँ तक लेके आ जाएंगे। अगर DC आ गया तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जो DC है वो भी कुछ गिवन था उसमें, क्वेश्चन में हमने लिखा नहीं शायद, एक बारी मैं लिख देता हूँ उसको भी। देखो ये गिवन था DC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB, ये भी हमें गिवन था DC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। मतलब अगर DC आ गया, DC को AB का ट्वाइस लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा क्वेश्चन AB में ही बना रहेगा। तो सबसे पहली अप्रोच प्रूफ करो, सबसे पहली अप्रोच प्रूफ करने की ये रहेगी सर अपने क्वेश्चन को कुल मिला के एक तो AB में रखना है और EF में रखना है। इसके अलावा और कुछ आते हैं तो हमें उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा, वहाँ से भगाना पड़ेगा, कुछ भी करके भगाओ। तो DC में आएगा तो ट्वाइस ऑफ AB लिख देंगे तब भी AB की फॉर्म में बन जाएगा। अगर AB में ही रहेगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर EF की फॉर्म में आएगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर BE EC AF FD BG DG जैसा कुछ आ गया तो वो वहाँ से हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको ये वाली चीज़ समझ में आई क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि क्वेश्चन को AB में और EF में रहने देना है। इसके अलावा वो और किसी में आता है तो वो दिक्कत का विषय हमारे लिए बन जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, BE डिवाइडेड बाई AC 4:3 दिया है, ये अगर गिवन है तो इसका रोल ये क्वेश्चन में ये तो रोल प्ले करने वाला है ना, इसका कुछ ना कुछ तो रोल होने वाला है हमारे क्वेश्चन में, बिल्कुल होने वाला है। उसके साथ साथ एक बात और सुनो, EF AB के पैरेलल है, ये EF जो है AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, ये रहा। तो कुल मिला के ये तीनों लाइन पैरेलल हो गई। देखो ये तो ट्रेपीजियम की दो साइड हैं जो कि पैरेलल गिवन है, ये वाली साइड उसके पैरेलल है, तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है ना कि ये उसके पैरेलल है, वो इसके पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि तीनों ही साइड पैरेलल होगी। अगर ये तीनों साइड पैरेलल हो गई
तो ये वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है और ये पूरे वाला ट्रायंगल, ये छोटू सा ट्रायंगल ये रहा इत्तू सा, ये ऊपर जो AGE बन रहा है और ADC बन रहा है, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सर ऐसा क्यों होंगे? ये लाइन अगर इसके पैरेलल बन जाती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल हो गए छोटे और बड़े सिमिलर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कुछ खेल हम कर सकते हैं, वहाँ से ऐसा कुछ कहीं ना कहीं बनने के चांसेस रहते हैं। नहीं भी बनेंगे तो हम कुल मिला के बना देंगे, और अगर एक बार ये बन गया जो गिवन है तो उसकी वैल्यू 4/3 लिखेंगे, वहाँ से चेंज करते 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 AB और EF की फॉर्म में लेके आएंगे। कुल मिला के ये हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा है क्वेश्चन से पहले का। अब देखो ध्यान से, हेयर, अच्छा अच्छे तरीके से लिखते हैं जैसे आप एग्जाम में लिख के आओगे। हेयर FE पैरेलल टू AB and AB is parallel to DC, so we can say that FE also parallel to DC। बताओ ये वाली बात समझ में आ गई कि ये इसके पैरेलल है सर, वो उसके पैरेलल पहले से दिया गया है तो हमने बोल दिया कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर बच्चों EF DC के पैरेलल है तो EF का ये छोटू सा पार्ट GE also we can say that GE is parallel to DC। बताओ ये भी तो हो जाएगा, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये छोटी सी लाइन जो GE नज़र आ रही है वो भी DC के पैरेलल होगी। ठीक है सर, अगर ऐसा हो गया तो इन ट्रायंगल, अब देखो इन ट्रायंगल BGE एंड ट्रायंगल BGE के साथ साथ BDC मिलो, BDC, इन दोनों ट्रायंगल में, अच्छा इसके नीचे लिखो, दिखाई देगा क्या आपको? नहीं, आज स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे यार, चलो कोई बात नहीं। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल BGE इक्वल होगा एंगल BDC के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोमा लगा के साइड में लिख देता हूँ, स्पेस की थोड़ी कमी है। BEG एंगल BEG बराबर होगा BCD के, एंगल BCD के। डबल एंगल से दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे BCD के इक्वल, है ना। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे भैया? दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सर सिमिलर। हाँ, एंगल से भी हो जाते हैं सिमिलर, ठीक है, याद रखना। बाय एंगल ट्रायंगल BGE, कौन से ट्रायंगल लिए थे? BGE इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखते रहो बस ध्यान से, दिमाग इधर होना चाहिए भाई, इधर उधर नहीं ध्यान जाना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगा। BGE किसके सिमिलर हो गया? BDC के। अगर सिमिलर हो गया तो कुछ कहानी आप अपनी तरफ से अब निकालो, जैसे कि सर, जैसे कि जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, फिर ये बोल लीजिए कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है। याद है क्या? याद कर यार, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है। कैसे सर? BG डिवाइडेड बाई BD, BG डिवाइडेड बाई कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। BG डिवाइडेड बाई BD बराबर GE डिवाइडेड बाई DC बराबर BE डिवाइडेड बाई BC। बात समझ में आई? BG BD ये रहा, GE DC ये रहा, BE BC ये रहा। कोई दिक्कत वाली बात? तीनों को हमने क्या कर दिया? बराबर। अच्छा सुनो, एक बात बताओ मेरे को, ये जो GE है GE और ये DC आ गया सर, देखो एक तो DC आ गया ये रहा, DC को हम AB की फॉर्म में बड़े आराम से लिख सकते हैं, मतलब ये अपने काम की बात है। हाँ सर, GE ये रहा, ये GE है, GE भी बच्चों अपने काम का ही है। पूछो कैसे? हमें EF तो लेके ही आना है और EF के अंदर GE तो आ ही रहा है। हाँ, तो GE को कहीं ना कहीं हम EF की फॉर्म में लिख देंगे, तो GE भी अपने काम का है और CD भी अपने काम का है। अच्छा, एक तो ये वाली बात तो अपने काम की होगी, तो इसको तो हम अपने पास रखने वाले हैं, बिल्कुल सही बात है सर। उसके अलावा BG और BD बचा है, यहाँ से BE और BC, ये रहा BE और BC। अच्छा गौर करो, जो बाद में BE लिखा है वो कहीं ना कहीं वहाँ भी है जो हमें गिवन है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं इसका और इसका कुछ ना कुछ तो समीकरण बन रहा होगा? बिल्कुल सही बात है। तो इसको और इसको ध्यान से देखते हुए हमने इससे ये बनाने की कोशिश की। कैसे? अब सुनते रहना मेरी बात को। यहाँ से टेकिंग
क्या टेक कर लो सर, ये दोनों टेक कर लो, मतलब उठा लो ये दोनों, जी ई डिवाइडेड बाई डी सी। अच्छा रहने दो, चाहे ऐसे ही रहने दो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे ही रहने दो तुम्हें ना, इसको ऐसे ही रहने दो भैया। ये वाला पार्ट रफ कर दे क्या, आप इसको नोट करो, थोड़ा सा स्पेस और चाहिए मुझे, ये यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी। चलिए देखिए भाई, ध्यान से देखो, इधर देखो ध्यान से। तो ये अपने को चाहिए था और ये चाहिए था। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो गिवन है बी ई डिवाइडेड बाई ई सी, बिल्कुल गिवन है, इज इक्वल टू 4/3। अब अपने को करना क्या है, अच्छा ये वाला कहाँ पे लिखोगे आप, इसके नीचे लिख दोगे ना, फेयर में तो कोई समस्या का विषय नहीं है, यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं। चलो कभी आपको लग रहा हो कि सर हम जब पेपर में करेंगे अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो ये जो आप लिख रहे हैं इसको कहाँ पे लिखोगे, इसको फेयर में कर दिया करें आप, ठीक है। जब आप अपना पेपर सोल्व कर रहे हो तो उस क्वेश्चन के नीचे या साइड में जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि ये वाली वैल्यू अब यहाँ से यहाँ निकाल के रखेंगे, तो या तो नीचे कर दिया करो या साइड में। तो हमें गिवन था नाउ, अब ध्यान से देखो, इसको फर्स्ट मान लीजिए, बाद में काम आने वाली है ना, ये बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 4/3 हमें दिया गया था। अपने को बी ई तो रखना है अपने पास, बी ई तो उड़ाना नहीं है, क्योंकि बी ई कहाँ है हमारा, ये रहा बी ई, और यहाँ पे भी बी ई है। तो अब आप एक काम करो, इसको उल्टा कर दीजिए, ई सी अपॉन बी ई, और उधर से भी उल्टा करो, 3/4 बन जाएगा। ऐसा क्यों किया अभी बताता हूँ। इसको रेसिप्रोकल करो, उधर से उसको भी रेसिप्रोकल करो, एक तरफ से करते हैं तो दूसरी तरफ से भी करना होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका कारण है, उसका कारण क्या है वो अभी पता लग जाएगा 1 मिनट में। दोनों तरफ ऐड कर दो 1, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड, 1 का मतलब 1, वो इक्वेशन 1 की बात नहीं कर रहा मैं, 1 2 3 4 वाला 1, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं। नीचे लिखे या इधर लिखे, यहाँ पे नहीं आएगा नहीं। जब दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो क्या कुछ बनेगा, उसको ध्यान से देखने की कोशिश करना। ई सी डिवाइडेड बाई बी ई, उसमें 1 ऐड किया, 3/4 में भी 1 ऐड किया, तो 1 जब ऐड करेंगे यहाँ पे चला जाएगा, ई सी प्लस बी ई डिवाइडेड बाई बी ई इज इक्वल टू 4 यहाँ पे जाएगा, 3 + 4/4, तो कुल मिला के 4 और 3 7/4 बन जाएगा। ई सी और बी ई क्या बनेगा बच्चों, ई सी ये रहा, बी ई ये रहा, सर बी सी बन गया, ये तो क्या कमाल की बात होगी सर, बी सी अपॉन बी ई आ गया सर 7/4। और ये देख यहाँ ध्यान से यार, बी सी ये रहा और बी ई ये रहा, सर बी सी ये रहा, बी ई ये रहा, वहाँ पे उल्टा करके लिखा है तो वापस से उल्टा कर दे, बी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू 4/7। कोई दिक्कत वाली बात अब समझ में आ गई हमने उल्टा क्यों किया था। जो चीज़ आपको चाहिए होती है, जो आप रिमूव नहीं करना चाहते, यहाँ हम बी सी को रिमूव नहीं करना चाहते थे और बी ई को बनाना चाहते थे। हमारे पास ऑलरेडी ध्यान से देखो पहले से ही रखा हुआ था हमारे पास बी ई, और यहाँ पे हमें देखो बी ई और बी सी का खेल चाहिए था ना, हाँ हमारे पास बी ई अपॉन ई सी था, हमने इसको उल्टा किया, उल्टा करते ही बी ई नीचे आ गया। तो जो चीज़ हमारे पास पहले से ही होती है ना और हम उसको भगाना नहीं चाहते, तो उल्टा करके उसको डिनोमिनेटर में लेके आया करो, वो नीचे डिनोमिनेटर में वो सेफ रहती है। आप उसमें माइनस करो फिर प्लस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो हमने उल्टा किया, उधर से भी उल्टा किया, 1 ऐड किया, जैसे ही 1 ऐड किया तो हमारा बी सी बन गया। देख अपने को बी सी लाना था, बी ई पहले से था, हाँ बी ई था यहाँ पे पहले से, बी सी नहीं था, तो बी ई पहले से था, जो हमारे पास था उसको उल्टा करके नीचे सेफ रखा हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 ऐड किया तो बी सी भी बन गया, समझ गए, बिल्कुल बात ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको उठाओ, पुट करो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये बी ई बटे बी सी इक्वल टू 4/7 लिखा है बच्चों, नीचे दिखाई दे रहा है क्या आपको ये? यार आज ना हमारा कैमरा थोड़ा ठीक तरीके से सेट नहीं हुआ ये फ़ोन, तो नीचे थोड़ा स्पेस है, बट वो लिख नहीं पा रहा क्योंकि वो उसमें आ नहीं रहा पूरा फ्रेम में। देखो पहला उठाओ, अच्छा बी जी और बी डी का कुछ करना है क्या? नहीं, इसका कुछ करना ही नहीं, छोड़ो यार इसको गायब करो, बस उन दोनों को उठाओ। जी ई पुट इन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलता है, वी गेट, सर हमें कुछ ऐसा मिल जाता है, क्या मिलता है, जी ई डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल टू
BE डिवाइडेड बाई BC, BE डिवाइडेड बाई BC की वैल्यू 4/7। बता कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी लास्ट में जो वैल्यू थी 4/7, इसकी हेल्प से निकाल के यहाँ पे रखा, और GE अपॉन DC ऐसे ही रखा। अच्छा थोड़ा सा और दिमाग लगा ले, अगर हम यहाँ से GE की वैल्यू निकालें तो 4/7 एज इट इज़, DC उधर चला जाएगा। हाँ सर बिल्कुल बात आपकी एकदम ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। चलो सर ठीक है सर, GE आ गया, GE आ गया, कोई दिक्कत नहीं, GE से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि GE हमारा FE का ही पार्ट है। चलो DC से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुल मिला के बाद में उसको AB की फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? DC की वैल्यू ट्वाइस ऑफ AB कर देंगे। अच्छा सर ये सब तो ठीक है, थोड़ा दिमाग और लगाते हुए हम ये सोच पा रहे हैं सर अगर हमारे पास FG आ जाए, GE पहले से ही है तो FG और GE कुल मिला के FE बन जाएगा, और वही अपने को चाहिए था। क्वेश्चन में क्या सोल्व करना था वापस से लिख देता हूं, हमने वो रफ कर दिया। क्वेश्चन में सोल्व ये करना था 7 टाइम ऑफ EF, यहाँ पे लिखते हैं 7 टाइम ऑफ EF इज इक्वल टू 11 टाइम ऑफ AB। तो EF तो अपना बनाना पड़ेगा ना बच्चा पार्टी। FG अगर आ जाए, GE पहले से ही दिया गया है, तो दिया क्या गया है हमने अभी अभी निकाला है, तो FG प्लस GE FE बन जाएगा। हाँ काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, थोड़ा दिमाग और लगाओ। यहाँ पे कोई बात बताओ, ये वाली जो साइड है और जो ये वाली साइड है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। हाँ ये वाली और ये वाली भी क्या है सर, ये भी आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या हम थेल्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। नाउ अब ध्यान से देखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT याद है? हाँ, GE पैरेलल टू DC, सो बाय BPT लिखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर ये लिख देना थेल्स थ्योरम। यहाँ से भी कोई समस्या का विषय नहीं है। वो क्या कहता है कि अगर ये साइड इसके पैरेलल हो तो BG/GD है ना, BG/GD बराबर आ जाएगा BE/EC के, BE/EC के। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए हमने देखा, अब सर BE और EC की वैल्यू तो 4/3 दी गई है हमें। हाँ बिल्कुल दी गई है, तो BE/EC की जगह क्या रख देंगे? 4/3 रख देंगे। हाँ आगे नेक्स्ट लाइन में वही रखने वाला हूँ, थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगा भाई। देखो मैं ये वाला पार्ट रफ करता हूँ क्योंकि मुझे ये तो इसकी नीड नहीं है, ये आ गया मेरे पास, तो ये वाला पार्ट रफ करता हूँ। आप नोट करना इसको, ठीक है, नोट कर लेना। ये वाला पार्ट मुझे रफ करना पड़ेगा, और ये थोड़ा समझना, यहाँ पे जो हमें रखना होता है उसको सेफ बना के रखो। उसको सेफ बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लेके जाओ, उसके बाद अपना खेला खेलो कैसे भी करके, ठीक है। तो मेरे को ये चाहिए होगा तो मैं ये रफ करता हूँ, ये मुझे चाहिए और ये रफ करता हूँ। आप इसको नोट करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चलो भाई इधर देखो ध्यान से। अल्लाह की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे। देखो BG/GD इक्वल टू BE/EC, BG/GD इज इक्वल टू BE/EC कितना बना सर? BE/EC 4/3। चलो कोई भी समस्या सर? कोई समस्या नहीं है अभी तक, ठीक है। इसको भी अपने डिब्बे में बंद करो। अबे कौन आ गया भाई, कैसे होगी? देखो चलो, बे रुक जाओ यार, कैसे आवाज़ आ रही है क्या बच्चों आपको? यहीं भोगता रहेगा, उधर चला जाए भाई, घर में आ गए। चलो इधर देखो, आप उधर ध्यान मत दो। अरे यार एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ चलो भाई बच्चों देखो, उधर हमने आपको बताया था ना एक बार पहले भी, हमारे घर में कुत्ते बिल्ली चिड़िया को सब रहते हैं, तो दिन रात में भैया ये ऐसे ही थोड़ा करते हैं परेशान। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो यार। अच्छा देखो BG/GD सर, एक कमाल की बात ये हो गई कि BG/GD ना ये इधर वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है, तो वहाँ से हम कुछ बना सकते हैं इसके जैसा। बनाओ, कैसे बनाओगे? देखो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे ये और ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ठीक उसी तरीके से ये और पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाले हैं। इन ट्राइंगल DFG एंड ट्राइंगल DAB
बी, इन दोनों ट्राइंगल में, ये लाइन तो इसके पैरेलल है बिल्कुल, ये एंगल इसके इक्वल, वो वाला एंगल इसके इक्वल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर। आप कर लोगे ना सिमिलर तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, हाँ चलो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। लिखना क्लियरली, हमें साफ साफ नज़र आ रहा है सर, डी एफ जी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ जी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल डी ए बी इसके क्या हो गया भाई सिमिलर, तो डी एफ जी डी ए बी के सिमिलर हो गया, तो वही अपना कोरस्पोंडिंग साइड्स को बराबर करते हैं, डी एफ डिवाइडेड बाई डी ए इज इक्वल टू एफ जी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू डी जी डिवाइडेड बाय डी बी। कोई समस्या का विषय होना नहीं चाहिए भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा थोड़ा दिमाग लगा, अपने को कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जो अपने काम का है, सर मुझे तो नज़र आ रहा है, आपको भी आ रहा है क्या? बिल्कुल, देखो सुन, एफ जी, ये रहा एफ जी, ये रहा एफ जी, सर चाहिए था ये तो आपने अभी बताया था, हाँ ए बी सर ये भी काम का है, एफ जी ए भी काम का है, हाँ ठीक है चल चल ये भी ठीक है बिल्कुल। इधर से सोच अब डी जी, हाँ और डी बी, सर डी जी तो अभी अभी देखा ना आपने, ये रहा ऊपर डी जी, तो डी जी इससे रिलेट कर रहा है जैसे वो पीछे कर रहा था, तो इसकी हेल्प से हम ऐसा बनाते हैं और यहीं पे रखते हैं, तो ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो एफ ई आ जाएगा। सर सोच तो सही पा रहे हैं आप, अब कोशिश करते हैं इसको सोल्व करने की। अच्छा मेरी बात ध्यान से देखते हैं ना, अब ये आ गया एफ जी अपॉन ए बी, एफ जी अपॉन ए बी, ठीक है। सोच डी जी अपॉन डी बी चाहिए, हाँ डी जी चाहिए, क्या चाहिए? डी जी, देख डी जी पहले से ही है, यहाँ डी जी हमें चाहिए, और अपॉन में डी बी चाहिए, डी बी कहाँ है? सोच डी बी सर ये पूरा है, जी डी ये रहा और डी बी पूरा है, और बी जी देखो जो पहले नीचे ही है सेफ है, डी जी हमें चाहिए, हाँ चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो पहले से डिनोमिनेटर में, कोई समस्या का विषय नहीं है। नाउ अब देख ध्यान से, बी जी डिवाइडेड बाई इसको कुछ नाम दे दो, थर्ड, अब लिखो यहाँ पे फ्रॉम थर्ड, नाउ फ्रॉम थर्ड, नाउ हाँ भाई थोड़ा सा बड़ा सवाल है, फ्रॉम थर्ड, थर्ड वाले क्वेश्चन से, थर्ड वाले इक्वेशन से बी जी अपॉन जी डी इक्वल है 4/3 के, दोनों तरफ ऐड कर दो 1, इसके नीचे लिखो या साइड में लिखना पड़ेगा? साइड में ऐड कर दो दोनों तरफ 1, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 को ऐड करते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड करने पर, जैसे ही 1 ऐड करेंगे बी जी प्लस जी डी प्लस 1 4/3 प्लस 1, क्या तू सोच पा रहा है? जी डी यहाँ चला जाएगा, हाँ, तो बी जी प्लस जी डी डिवाइडेड बाई जी डी इज इक्वल टू 3 यहाँ चला जाएगा, 4 और 3 7/3 बन जाएगा, है ना। अच्छा बी जी प्लस जी डी, बी जी प्लस जी डी सर बी डी, ये पूरा बी डी बन जाएगा। चलो इससे हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या बन जाएगा? बी डी, तो बी डी बन जाने दे यार, इसको रफ करके बी डी ही लिख देता हूँ, कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं, ये बन गया यार डी जी डी बी, ये बी डी और डी जी है, इसको उल्टा कर देते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी जी अपॉन डी बी बराबर 3 ऊपर 7 नीचे, दिखाई दे रहा है क्या ये? डी जी ऊपर और हाँ दिख रहा है, चलो वेरी गुड, अब तो फायदा हो, इसको उठाओ और यहाँ पे पुट करते हैं, इसका कुछ नाम देना चाहिए था हमें ना, फोर्थ। सर कितनी इक्वेशन बनाओगे? क्या करें भाई? पुट इन फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ में रखने पर, इसको रफ करता हूँ, स्पेस चाहिए होगा भाई, मजबूरी है, क्या करें। बस हो गया सवाल, हो गया, बस हो गया, एक तो ये रफ करते हैं, और बस इसी से शायद काम बन जाए। फोर्थ में रखेंगे, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? इससे कोई मतलब ना रखो, अब कोई मतलब वास्ता नहीं है, अब इसको उठाओ, एफ जी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू डी जी डिवाइडेड बाई डी बी, ये रहा डी जी अपॉन डी बी 3/4, तो 3/7 सॉरी, ए बी उधर लेके जा, एफ जी बराबर 3/7 ए बी, कोई समस्या का विषय नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन नंबर 5 बन गई, अब बस सवाल खत्म, इन दोनों को ऐड करो, जी प्लस एफ जी, जी प्लस एफ जी, एफ ई बन जाएगा,
ये डी सी और ये ए बी की फॉर्म में आ गया, इसकी फॉर्म में तो हमें चाहिए ही था। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। अच्छा अब तो ख़त्म कर लेंगे, हम इसको रफ करते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन तो समझ में आया ना? हाँ, एक बारी सर हमने ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर दिखाया था, उसके बाद हमने थेल्स थ्योरम लगाई थी, उसके बाद ये और पूरा ट्रायंगल सिमिलर दिखाया था। तो ज़्यादा कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट अपना थोड़ा सा क्लियर रखना है। एक तो थेल्स थ्योरम बीपीटी वो काम किया है यहाँ पे, दूसरा ट्रायंगल का सिमिलरिटी वो हमें आना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा सा आपको दिमाग में तुरंत ये भी क्लिक करना चाहिए कि क्वेश्चन की थोड़ी सी अप्रोच क्या होने वाली है, कैसे क्वेश्चन को लेके चले। जैसे हमने आपको बताया कि डीसी और एबी की फॉर्म में अगर अल्टीमेटली बन गया तो कोई समस्या नहीं होगी, साथ में जीई और एफजी आ गया तो कोई बात नहीं, ऐड करके उसको एफई बना लेंगे, वो अपने को चाहिए। देखो रहा एफई और एबी। अब इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन को ऐड करते हैं। देखो अब ध्यान से आप लोग, एडिंग इक्वेशन नंबर 25। हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। इधर वाले में इधर वाला ऐड करो भाई, जी ई प्लस एफ जी इज इक्वल टू 4/7 डी सी प्लस 3/7 ए बी। जी ई और एफ जी, सर जी ई और एफ जी बन गया एफ ई इज इक्वल टू 4/7 डी सी। ये ना डी सी, डी सी का मतलब याद है, डी सी क्या था? ए बी का ट्वाइस, डी सी मतलब ट्वाइस ऑफ ए बी। ये गिवन था, हमने लिखा था, रफ कर दिया वो, अभी हमने यहीं पे लिखा था 3/7 ए बी। सोच 4 दूनी 8 हो गया, तो इसको 8 बना ले, 8 ये रहा 8 ए बी अपॉन 7 प्लस 3/7 ए बी। ऐड कर दे, 7 तो आ गया, नीचे एलसीएम वगैरह ले लो अपना, ऊपर 8 ए बी प्लस 3 ए बी, ये है एफ ई इज इक्वल टू 8 और 3 11 ए बी बटे 7। ये लाना था, देख 7 ई एफ, 7 ये रहा, अरे आ गया यार, ई एफ लिख दे इसको, एफ ई को ई एफ लिख दिया भाई, 11 ए बी बटे 7। ये वाला 7 यहाँ से हटा, यहाँ जो डिवाइड में है उसको यहाँ से रिमूव करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके जाओ, हो गया। बस बात समझ में आई, बस यही प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, ये तो हम बड़ा ही सजा के लिखने वाले हैं, ये लो, ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप लोग? आसान था भाई? नहीं सर उतना भी आसान नहीं था, थोड़ा सा टिपिकल था, सोचने वाला सवाल था। दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगे हैं, सिमिलरिटी का और उसके साथ साथ थेल्स थ्योरम। थोड़ा सा तो देखो आपको यूज़ करना पड़ेगा अपना दिमाग, 10th में आगे थोड़ा तो कभी ना कभी तो भारी भरकम मुसीबतों के साथ खेलना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अरे वाह, बहुत टाइम ले लिया भाई ये वाले क्वेश्चन ने, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन, एपी से रिलेटेड है, अच्छे वाला क्वेश्चन, एकदम बढ़िया वाला। बोला है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी, मतलब 4 नंबर हैं एपी में, चारों कंसेक्यूटिव 4 नंबर, मतलब लगातार वाले 4 नंबर एपी में, उनका सम आपको गिवन है 32। वेरी गुड, चलो। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो का प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का रेशियो, सॉरी, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करो, उनका रेशियो लेना है प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। बात समझ पा रहे हैं कि अभी समझाते हैं। उनका रेशियो कितना आएगा? 7:15। बात मेरी अब याद रख लेना आज के बाद, अगर आपको 3 नंबर वो बोले कंसेक्यूटिव कि 3 नंबर्स हैं एपी में, उनके बारे में कुछ आपसे सोल्व करा रहा है, तो अगर आपको 3 नंबर एपी में मानने हो तो मानना ए माइनस डी। एक मिनट रुको यार, ये 4 वाला लिख दिया था हमने, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये वाले 3 नंबर मान लेना एपी में। ऐसा क्यों है अभी मान लो, बस अभी के लिए याद कर लो। 4 मानने हो तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D, ये 4 नंबर मान लेना एपी में। अगर 4 नंबर का खेल करेगा तो ये मान लेना, 3 का करेगा ये मान लेना। 34 में द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर, 4 कंसेक्यूटिव नंबर का सम 32 गिवन आपको, तो ये मान लेंगे। नाउ लेट 4 कंसेक्यूटिव नंबर
4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन AP आर, क्या मान लेंगे सर, ये मान लेंगे A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ उनका सम करो, मतलब इन सबको ऐड करो, A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D। ऐड करके कितना आना चाहिए, ऐड करके आना चाहिए 32। ये लो सोचो, 3D माइनस 3D प्लस कैंसिल, D माइनस और प्लस वाला कैंसिल, 1 2 3 4। हाँ अब आसान हो गया, 4 इक्वल टू 32, 4 को डिवाइड में लेके जा, A बराबर 32/4, 4 8 32। अब आसान हो गया ना। A की वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। A की वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। अच्छा और भी कुछ गिवन है, हाँ ये दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट ये रही और लास्ट टर्म ये रही, और बीच वाली 2 टर्म ये रही, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। तो A माइनस 3D का प्रोडक्ट करने का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 3D के साथ, और उनका रेशियो लेना है बीच वाली 2 टर्म के प्रोडक्ट के साथ। तो बीच वाली 2 टर्म का प्रोडक्ट किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट किया, उन दोनों का रेशियो लेने की कोशिश करते हैं, तो आएगा 7/15। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जहाँ पे A है वहाँ पे हम 8 रख सकते हैं, तो इसको ही रफ करके यहाँ पे ही 8 रख देता हूँ, आप अगली लाइन में रख लेना 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे भी 8, और यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चों 8। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 3D का होल स्क्वायर। A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अब यहाँ पे लिखते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 8 का स्क्वायर हो गया बच्चों 64, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और D का स्क्वायर D स्क्वायर ही रहने दो, डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर 64 हो गया, माइनस D स्क्वायर। ये वाला पार्ट दिख तो रहा है ना आपको नीचे वाला, हाँ यहाँ तक तो विजिबल है। इजी को अरे 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 ये कैसे हिल रहा है, इज इक्वल टू 7/15। इसको यहाँ पे लेके जाओ, इसको यहाँ पे लेके जाओ। 15 को जब यहाँ पे लेके जाओगे तो 15 की मल्टीप्लाई 64 में भी होगी और 9 में भी। तो 15 चौका 60, हाँसी लगे 6, 15 6 की 90 और 6 96, माइनस 15 की मल्टीप्लाई 9 में, तो 9 में भी होगी ना, 15 9 में 135 D स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इस पूरे को यहाँ पे लेके जाओगे 7 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगी, 7 चौक 28 2, 7 छंग 42 44, माइनस 7 D स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 135 D स्क्वायर उधर लेके जाओ भाई, और 448 इधर, तो 960 माइनस 448 इज इक्वल टू 135 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 135 D स्क्वायर, और ये माइनस का ऐसे ही रहेगा माइनस 7 D स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या बताओ, कोई समस्या नहीं। ये उधर जाके प्लस का हो गया, ये इधर आके माइनस का। इसको माइनस करते हैं, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5 इज इक्वल टू 128 D स्क्वायर। डिवाइड में लेके आओ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 512/128 बराबर D स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है 8 4 बार, 4 बार हो गया है ना, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 11 4 एकम, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू D स्क्वायर। अच्छा D स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब D इक्वल टू प्लस माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो D की वैल्यू आ गई, बड़ा आसान हो गया सर। A की वैल्यू हमारे पास पहले से ही थी, D की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, तो ये तो बिल्कुल ईजी हो गया। इसको रफ करता हूँ, अब खत्म कहानी है ना। AP में A और D आ जाए तो फिर तो हम राजा बन जाते हैं भाई। AP में अगर A और D आ जाए आपके पास, फिर आप कहलाते हो AP के राजा बाबू। बाबू इधर देखो नाउ D की 2 वैल्यू आई हैं, अगर D हम +2 ले लेते हैं तो AP क्या बनेगी, AP इज +2। A की वैल्यू तो 8 है, 8 है, D 2 लिया है तो 8 और 2 10 और 2 12 और 2 और ऐड करो 14, तो 4 नंबर आ गए AP में। आगे भी बना सकते हैं, अपने को 4 चाहिए थे। अगर D की वैल्यू आप -2 लेते हो तो AP क्या बनने वाली है,
तो 8 है, -2 का मतलब माइनस करना पड़ेगा यार। 8 -2 करो 6, सॉरी माइनस करेंगे, प्लस करना है, हाँ प्लस करेंगे -2 तो 6, और इसमें करो 4 2, ये बन जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो एपी में एक बारी तो नंबर बनेंगे 8 10 12 14, 8 6 4 2, एक ऊपर वाले बन सकते हैं या फिर नीचे वाले। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सही है। एक बारी हम चेक कर लेते हैं। 14, एक मिनट, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी यार? अपने क्या बोला था एपी में, तो उनका एडिशन कितना आना चाहिए? सम करके क्या आना चाहिए? 32 सम, तो 8 14 18, 32 तो नहीं आ रहा है, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो गया यार? 18 10 28, यार कुछ गड़बड़ हो गया कहीं पे। मेरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, 1 2 3 4 4 4 32, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा। एक बार ही चेक कर लो यार, कहीं पे गड़बड़ ना हो गया तो। ये तो 88 64 माइनस, ठीक है। अरे सम क्यों नहीं आ रहा उनका? 8 का स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर 15 चौका 60, 15 छिकी 90 96 माइनस 15 निम्न 135 डी स्क्वायर 7 चौका 28 2 7 छंग 42 44 माइनस 7 स्क्वायर चला गया 128 प्लस -2। ठीक तो यार, कहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? एक मिनट देखते हैं इसको, आंसर क्या था इसका। एक मिनट आंसर चेक करने की कोशिश करते हैं। हो 2 6 10, सही तो यार। 2 2 6 10 14, ओहो बच्चों ठीक तो है यार। देखो यार क्या सर आप भी, अरे यार ठीक तो है। ये गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। यार कुछ तो हम भी तो सोच रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। ओ गड़बड़ क्या है इधर देख यार। अच्छा एक बात बता, ए की वैल्यू 8 ठीक है, डी की वैल्यू प्लस या -2 ठीक है, ये भी दिक्कत नहीं है। अब ए और डी आ गया, एपी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब थोड़ा सोच, आंसर तो बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा, नहीं जो आंसर शीट में गिवन है हमारा तो गड़बड़ है। हमने जो एपी बनाया है वो अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन जो अपने हिसाब से नंबर लिए उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा ना एपी। हाँ तो 1 2 3 4 यही तो 4 नंबर हैं। ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू +2 लेके चलेंगे अगर हम। इफ डी इज इक्वल टू +2, अगर डी को +2 लेके चलता है तो यहां पे वैल्यू रखनी पड़ेगी 8 -3 मल्टीप्लाई 2, 8 3 दूनी 6, 8 -6, तो पहला नंबर आएगा बच्चों 2। समझ गए ना आप लोग? ये ए जो है ना, ये फर्स्ट टर्म नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म यहाँ पे a - 3d है, सेकंड टर्म a - d है, थर्ड टर्म a + d और फोर्थ टर्म a + 3d। हमने गड़बड़ क्या कर दिया? हमने सोचा ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके 4 टर्म लिख दिया। वो गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ये 4 टर्म माना था ना, तो ये 4 टर्म अगर एपी में माना है तो आंसर भी तो ये 4 टर्म ही होंगी भाई। जो हम मान के चल रहे हैं वही तो आंसर है हमारा। हमने ये 4 टर्म मान के चला, हमने ए की वैल्यू निकाला, डी की वैल्यू निकाला, उठा के यहाँ पे रखो तभी तो 4 टर्म निकल के आएंगे। हाँ अब समझ में आ गया? कोई बात नहीं, कभी कभी गड़बड़ हमसे हो जाती है। ए की वैल्यू 8 माइनस डी कितना है सर? +2 लेके चल रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 6। अब यहाँ पे रख a + d, 8 + 2, 8 और 2 10, ठीक है। अब यहाँ पे रख a की वैल्यू कितनी है? 8, 8 + 3 मल्टीप्लाई 2, 3 दूनी 6, 8 और 14 हो गया। तो 2 6 10 14 आ गया। अगर -2 लेके चलेगा तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा बस। कैसे? अब देख यहाँ यार, हम भी तो सोचे यार क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। इफ d इज इक्वल टू -2, अगर -2 है
तो a माइनस 3, d की वैल्यू -2 रख, तो a की वैल्यू तो 8 रख दूँ क्या? हाँ रख दे, ये रहा भाई 8 माइनस 3, d की वैल्यू -2 रखा, 8 माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 8 और 6 14 हो गया। a माइनस डी, ए की वैल्यू 8 माइनस d की वैल्यू तो पहले से ही माइनस है तो 1 माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 2 10 हो गया। अब यहाँ पे रख a प्लस डी यानी 8 प्लस d की वैल्यू क्या है -2, प्लस माइनस माइनस, तो 8 माइनस 2 6 हो गया। a प्लस 3d मतलब 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2, 8 प्लस माइनस -6, तो 8 में 6 गया 2 हो गया। बता कोई दिक्कत? तो यही तो आ रहा था, एक बार चेक कर ले। 14 tan 6 एंड एक था 26 tan 4, समझ गए ना? कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, और ये मिस्टेक जो अभी अभी हुई है एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो ये वापस से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ये ऐसा क्वेश्चन आया था जब मैं 10th में था ना, तब ये वाला क्वेश्चन आया था जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि एपी का ये वाला क्वेश्चन आया था, शायद 3 या 4 टर्म एपी में ली गई थी, उसका कुछ दिया गया था। तो आप कोशिश करना अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो बस बाद में जाके ये वाली गलती मत कर देना जो हमने अभी अभी की है। कौन से वाली? कि ए और डी आ जाए और खुशी खुशी के चक्कर में अपने नंबर खो बैठो। कैसे? कि ए और डी आया, ए की वैल्यू उसको मान के डी उसमें ऐड कर दिया, 4 नंबर लिख दिए, वो गड़बड़ हो गया। क्यों हो गया गड़बड़? क्योंकि सर यार 1 2 3 4 ये वाले नंबर माने थे, तो यहाँ पे ए रख, यहाँ पे डी रख, एक नंबर ये आएगा, फिर ये। समझ गए ना? ठीक है, आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था। 34 का और वाला पार्ट करते हैं, वो इससे भी अच्छा वाला क्वेश्चन है बच्चों, मज़ा आ जाएगा करने में। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मज़ा आ जाएगा बच्चों, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। गिवन है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n + 1 रेशियो 4n + 27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द देयर 9th टर्म। देखो सम का रेशियो गिवन है और टर्म का रेशियो पूछा है ना, 9th टर्म का रेशियो पूछा है बच्चों। एकदम अच्छे वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, वरना होगा नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है वाले क्वेश्चन में भी। और वाला पार्ट है, एकदम बढ़िया वाला पार्ट है, सुनो। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ 2 AP। 2 AP है ना, अगर आपके पास 2 AP हैं तो दोनों अलग अलग AP होंगे। अगर सेम AP होता तो वो बोलता क्यों 2 AP, सेम AP ना बोल देता। तो 2 AP हैं, मान लो एक AP तो बन रही है A1 A2 A3 ... या A1 A2 A3 ना लेके थोड़ा सा और आसान कर देता हूं मैं आपके लिए। लिखना क्यों है इस पूरे को, थोड़ा सा आसान बना देते हैं। मान लो जो पहले वाली AP है उसका फर्स्ट टर्म A1 है और उसका कॉमन डिफरेंस D1 है। जो सेकंड वाली AP है उसका फर्स्ट टर्म A2 है और कॉमन डिफरेंस D2 है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो पहले वाली AP का फर्स्ट टर्म A1 माना, कॉमन डिफरेंस D1 माना। जो सेकंड वाली AP है उसका कॉमन डिफरेंस D2 माना और उसका फर्स्ट टर्म A2 माना। अब इसका जो देखो, इसमें कुछ ना कुछ तो टर्म होंगी, उसने गिवन है, उसने ये गिवन है रेशियो ऑफ द n टर्म्स ऑफ द 2 AP। n टर्म का, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म, n टर्म का सम निकाल लो, उनका रेशियो, मतलब पहले वाली AP में भी टोटल टर्म n है और दूसरे वाली AP में भी टोटल टर्म n है, और ये वाली टोटल n टर्म का सम और इन वाली टोटल n टर्म का सम का रेशियो गिवन है आपको 7n + 1 रेशियो 4n + 27। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। तो सम निकालते हैं, Sn डिवाइडेड बाई Sn, दोनों का Sn है, एक Sn ये वाला, दूसरे वाली AP का Sn को S' मान लूँ क्या? ये वाली पहले वाली AP है जो ऊपर वाली लिखी हुई है, ये वाली दूसरी वाली AP है जहाँ जिसका इंफॉर्मेशन ये वाला है, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ पे, n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई बाई d, याद होना चाहिए। अब देखो पहले वाली AP के लिए a तो हमारी A1 है, d हमारा D1 है। बताओ कोई समस्या का विषय? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेकंड वाली AP के लिए भी n/2 2a2 + n-1 मल्टीप्लाई बाय D2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये Sn मतलब ये पहले वाली AP के लिए हमने ऊपर लिख दिया फॉर्मूला, S' का मतलब है दूसरे वाली AP जो है, उस वाली AP के लिए फॉर्मूला नीचे लिखा, उसका A जो कॉमन, जो उसका फर्स्ट टर्म है वो A2 माना है हमने, उसका कॉमन डिफरेंस D2 माना है। दोनों का रेशियो हमें गिवन है, देखो रेशियो कितना गिवन है, दोनों का रेशियो हमें गिवन है Sn/S', 7n + 1 डिवाइडेड बाई 4n + 27। बताओ कोई समस्या का विषय? होना भी नहीं चाहिए। n/2 से n/2 कट गया, ऊपर बचा 2a1,
प्लस n-d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस n-1d2। यहाँ तक तो सब कर लोगे आप, इतना दिमाग थोड़ा सा लगा के यहाँ तक कब कर लोगे। अब मेरी बात आगे की ध्यान से सुनो। सम का खेल दे के रखा था, उसने पूछा क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म, उनके नाइन्थ टर्म का रेशियो निकालना है, नाइन्थ टर्म का रेशियो। एक बात सुन लीजिएगा, जब भी ऐसा कुछ खेल दे के रखेगा ना सम का और रेशियो पूछेगा, कोई भी टर्म का रेशियो पूछे, मान लो उसने पूछ लिया एक्स टर्म का रेशियो, कौन सी टर्म का रेशियो, एक्स टर्म का, तो ये सम ऐसा कुछ गिवन था, मान लो दोनों एपी के एक्स टर्म का रेशियो आपसे पूछ लिया जाए, तो जो एन की वैल्यू होती है ना, आप उसको 2x-1 रख देना। सर क्या कह रहे हो, अभी समझाता हूँ। नाइन्थ टर्म का रेशियो पूछा है तो n की वैल्यू आप 9 में 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 × 9 - 1 रख देना। 9 दूनी 18 में से 1 गया 17, n की वैल्यू 17 रख दे। ऐसा क्यों, अभी बताता हूँ। 17 रख, 7 × 17 + 1, यहाँ लिख देना पुट n = 17। सर अपनी मर्जी से, हाँ अपनी मर्जी से रख दे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। देख यहाँ 17 रख और इसको रफ करो। या क्या यार सर, यहीं पे आपने खिचड़ी सी पका दी है ना। यहाँ लिख देते हैं, हमने क्या पुट किया n = 17, तो मल्टीप्लाई 17 + 27, ठीक है। 17 रखा, क्या रखा भाई, 17 = 2a1 प्लस n की वैल्यू 17 - 1 d1। कौन सा टर्म का रेशियो पूछा था, एक मिनट, हाँ नाइन्थ का पूछा, ठीक है। 2a2 प्लस 17 - 1 d2। अब थोड़ा दिमाग लगा ले, अभी तेरे तुरंत समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम कि 2 की मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करके वो क्यों रख रहे हैं। 17 × 7 = 119 और 1 120, 17 × 4 = 68 और 27, 68 और 27 95 हो गया, = 2a1 प्लस 17 में से 1 गया 16 d1 प्लस 2a2 प्लस 17 में से 1 गया 16 d2। अब थोड़ा दिमाग लगा लियो, इधर देख, 120/95 कट रहा है क्या किसी चीज़ से, 5 से, हाँ 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये 5 ही आ रहा है। 5 एकम 19, 5 95 होते हैं ना, हाँ 5 एकम 5, पानी में 45। ऊपर से 2 कॉमन ले लो बच्चों, ऊपर से जैसे ही 2 कॉमन ले लेगा, इसको रफ करता हूँ मैं, बस हो गया सवाल। ये समझना था बस आपको कि 2 की मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करना होता है और वो n की वैल्यू रखनी होती है ये वाले क्वेश्चनों में। 2 कॉमन लो, बनेगा a1 प्लस 8 d1, यहाँ से 2 कॉमन लो तो बनेगा a2 प्लस 8 d2, 2 से 2 उड़ा दो तो 24/19 बराबर a1 प्लस 8 d1 और a2 प्लस 8 d2। अब थोड़ा सोचियो यार, ये क्या है, a1 प्लस 8 d1, ये नाइन्थ टर्म नहीं है क्या, a2 प्लस 8 d2 ये नाइन्थ टर्म है दूसरे वाले एपी की। यार सोच ले थोड़ा सा, कैसे, अबे बताता हूँ यार। देख तो नाइन्थ टर्म का रेशियो कितना आ गया, हाँ लिख देना, इसको रफ करते हैं ऊपर से। सो रेशियो ऑफ नाइन्थ टर्म, अभी बताता हूँ कैसे है वो, = 24 इज 24/19। देख a1 8 d1 a9, याद है क्या फॉर्मूला, an = a प्लस n - 1 d। तो a9 का मतलब क्या हो गया, a प्लस n की वैल्यू 9 रख, 9 - 1 d, a प्लस 8 d बन गया ना, 9 में से 1 गया 8, हाँ। तो a1 प्लस 8 d1 ये फर्स्ट वाली एपी के लिए था तो हमने इसको a9 नाम रखा। a2 प्लस 8 d2 है, ये सेकंड वाली एपी के लिए था तो हमने इसको a-9 बोल दिया, ठीक है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, डैश करके अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप समझ जाना सर किसकी बात कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाली एपी की बात कर रहा था मैं और ये सेकंड वाली एपी की बात कर रहा था, ठीक है। जो ऊपर लिखा है फर्स्ट वाली एपी था जिसका हमने a1 और d1 माना था। डैश लगा दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा
दिक्कत ना मानो, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना होता। मैथमेटिकली आप ठीक चल रहे हैं अगर, तो थोड़ा समझ जाता है एग्जामिनर, उसमें वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ समझ गए क्या आप? अब समझ में आया आपका हमने क्यों रखा? हाँ, ये वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करना आप सोल्व। जब आप सम दिया हो आपको और किसी दूसरी टर्म का रेशियो पूछा हो तो सम पे आके अटक जाओगे। यहाँ एन की वैल्यू थोड़ा सा हिसाब से रख देना। कैसे रखोगे? मान लो पूछ लेता 20वीं टर्म का रेशियो, 21वीं टर्म का रेशियो, तो 2 गुना करके 21 का 2 गुना करो 42, उसमें से 1 माइनस कर दो और वही वहाँ पे रख दो। तो 20वीं टर्म पूछता तो 20 का 2 गुना 40, 40 में से 1 माइनस करते 39, 39 रख देते हैं एन की वैल्यू, ठीक है, और सोल्व हो जाता। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। बच्चों देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा है, इसको पहले ही ध्यान से समझो। इसमें एक थोड़ा सा चीज़ समझना है आपको। वो क्या है, ध्यान से समझना। ये वाले क्वेश्चन में एज दिया गया है ईयर्स में और फ्रीक्वेंसी आपको साइड में दिया गया है, आपको डाटा मिल जाएगा। बोला है 6, 15, 16, 25, 26, 35, 36, 45, 46, 55, 56 और 65। ये कुछ एज ग्रुप दिए गए हैं कि 6 से लेके 15 तक की एज के जो हैं वो 6 हैं। एक बारी मैं क्वेश्चन भी पढ़ ही देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा मामला। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस। अच्छा, पेशेंट दिए गए हैं हॉस्पिटल में भैया, मरीज दिए गए हैं अपने को। जो 6 से 15 साल की उम्र के हैं वो 6 हैं। 6 हैं, कितने हैं भैया पेशेंट? 6। 16 से 25 साल की उम्र के हैं वो कितने? 11 हैं। अब देखो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के लिए हमें जो हमारे पास डाटा होना चाहिए वो अच्छे वाला होना चाहिए। अच्छे वाला कैसा? क्या ये अच्छे वाला नहीं है? नहीं, हमारे लिए अच्छे वाला नहीं है बच्चों। हमें 16 से 15 दिया गया है और 6 से 15 दिया गया है और आगे स्टार्ट हुआ है 16 से 25 तक का, फिर 26 से 35। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो ऊपर वाले का अपर लिमिट, मतलब जो ऊपर वाले की अपर लिमिट है और लोअर नीचे वाले की लोअर लिमिट, वो दोनों सेम सेम होनी चाहिए। अगर हमारा सेम सेम होता है तो हम अच्छी तरीके से सोल्व कर पाते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ये दोनों ये शुरू वाले का बाद वाला और दूसरे वाले का पहले वाला अलग अलग होता है, तो उसको अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखने की कोशिश करते हैं वो समझना। ऊपर वाले में से पहले वाले में से सबसे शुरू वाले के फर्स्ट वाले में से देखो, ये जो आपको क्लास इंटरवल दिया गया है इसको बोला जाएगा लोअर लिमिट L, इसको बोला जाएगा अपर लिमिट। ठीक उसी तरीके से इसकी लोअर लिमिट ये रही, इसकी अपर लिमिट ये रही, इसकी लोअर लिमिट ये रही, अपर लिमिट ये रही। तो आप हर एक की लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करो और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करो। ऐसा क्यों? अभी उस पर मत जाओ, अभी केवल समझो बस। तो 6 में से 0.5 को माइनस करोगे तो बन जाएगा 5.5, कोई दिक्कत नहीं। 15 में 0.5 ऐड करोगे बन जाएगा 15.5। तो फर्स्ट वाली क्लास इंटरवल के लिए आपने ये किया, ठीक यही दूसरे वाले के लिए करो। करना क्या है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। तो 16 में से 0.5 माइनस करोगे 15.5 बन जाएगा और 25 में 0.5 ऐड करोगे 25.5 बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत वाली बात? होनी भी नहीं चाहिए यार। 26 में 0.5 माइनस करोगे तो 25.5 बन जाएगा और बच्चा पार्टी 35 में अगर 0.5 ऐड करोगे 35.5 बन जाएगा। क्या आप सब में ऐसा ही 0.5 माइनस और 0.5 प्लस कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। ऐसा करने पे क्या ये वाला हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम सेम बन रहा है? यस सर बिल्कुल बन रहा है। हर एक क्लास इंटरवल का बन जाएगा ये रहा? यस सर बिल्कुल बन जाएगा। यही अपने को बनाना होता है जब मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं। अगर नहीं बन रहा है तो 0.5 का खेल खेलना पड़ेगा। पहले माइनस करो बाद वाले में प्लस, पहले माइनस बाद वाले में प्लस, पहले माइनस बाद वाले में प्लस। ऐसा क्यों? ऐसा ही करना होता है। समझो अभी के लिए उधर नहीं जा रहे, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कैसे क्यों, नहीं अभी छोड़ो, वो सब छोड़ो, अभी के लिए समझो, बस पेपर पे फोकस करो। तो हम इसको थोड़ा ढंग तरीके से अब लिखते हैं, आप इसको यहाँ तक समझ लीजिएगा। अब मैं इसको ठीक तरीके से लिखता हूँ। देखो हमने पहले से ही कैलकुलेशन करके रखी है आपके लिए, अब इसको ध्यान से देखना। ये हमने अच्छी तरीके से लिख दिया है, फ्रीक्वेंसी साइड में दी गई थी। तो जब क्लास इंटरवल की बात होती है तो हमें एक्सआई निकालना पड़ता है। क्लास साइज तो निकालोगे ना? आप बिल्कुल निकालेंगे। सर कैसे निकालते थे, याद है क्या आपके? दोनों लिमिट को ऐड करते थे 2 से डिवाइड, दोनों लिमिट को ऐड करते थे 2 से डिवाइड, दोनों लिमिट को ऐड करते थे 2 से डिवाइड, लिमिट को दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो और करते चले जाओ और वो एक्सआई का बॉक्स बन जाएगा। तो 5.5 और 15.5 को हमने ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो मिल गया 10.5। समझ गए? करके देख लेना, उतना ही आएगा भाई। ठीक है? अरे 5.5 15.5 और 5.5 कितना हो गया? 21 बन गया ना?
21 का आधा, 21 बाई 2 करोगे 10.5, 15.5 और 25.5 को ऐड कर लेना, उसका आधा कर लेना 20.5। तो जब क्लास इंटरवल दे के रखता है तो एक्स आई का बॉक्स आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि वो मीन में काम आने वाला है आपका। मीन का जब फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तब काम, मतलब मीन का फॉर्मूला लगा के जब उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तब आपके काम आएगा। तो दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, ये वाला बॉक्स हमारा बन गया। एफ आई एक्स आई निकाला, मतलब जितने भी एफ आई हैं उनकी मल्टीप्लाई एक्स आई में करते हैं। सर ये सारे एफ आई है, ये सारे एक्स आई हैं, तो एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, ये रहा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे ये रहा। इसका मल्टीप्लाई ये रहा। इसका मल्टीप्लाई ये रहा। इसका मल्टीप्लाई ये रहा। इन सबको ऐड कर देना, जितने भी एफ आई एक्स आई वाले आएंगे सबको ऐड किया। हमने आपको बताया था, अभी आया था ये वाला स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन और आया था, वो मीन मीडियन वाला। सिग्मा का मतलब ऐड करना, एफ आई एक्स आई वाले का मतलब वो एफ आई एक्स आई वाले को ऐड करना है इस सबको। तो आ गया 2870। सिग्मा एफ आई कर देना, जितने भी एफ वाले होंगे सबको ऐड कर देना, आ गया 80। मीन का फॉर्मूला बच्चों होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। हमें इसमें मीन निकालना है और मोड निकालने। उसके अलावा उसने बोला है कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कंपेयर वगैरह करके बताना है, बताना कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सब आपको बताना है। मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। एक फॉर्मूला होता है सिग्मा वो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। आप किसी से भी कर सकते हैं, थर्ड वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। मीन एज्यूम वाला है और एक ये डायरेक्ट वाला है, किसी से भी कर सकते हैं। हम इससे वाले सोल्व करने जा रहे हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई ऐड करके कितना आया 2870, तो उसको ऊपर रखा। सिग्मा एफ आई कितना है 80, इसको नीचे। दोनों से डिवाइड, मतलब 2870 को 80 से डिवाइड किया गया 35.87। बताओ कोई समस्या? आसान है कैलकुलेशन, और कुछ नहीं यार, सबसे आसान चैप्टर यही है। अब मोड का फॉर्मूला सुनो, L प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h। ये क्या लिख दिया सुनो। पहले तो मोड कैलकुलेट करने के लिए आपको ये चेक करना होता है सबसे ज़्यादा बार, फ्रीक्वेंसी चेक करो कौन सा है। सर सबसे ज़्यादा बार ये रहा 23 वाला। तो इसके कोरस्पोंडिंग ये जो क्लास इंटरवल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लास इंटरवल में जो सबसे पहले लिमिट दिखाई दी इसको बोला जाएगा L, लोअर लिमिट। इन दोनों के बीच का जो गैप आपको दिखाई दे रहा है H, वो यहाँ पे 10 है, वो H बन जाएगा 10। ये आपकी फ्रीक्वेंसी f0 बन जाएगी, इसके ऊपर f1 बन जाएगा, इसके नीचे जो होगा वो f2 बन जाएगा। कोई समस्या का विषय नहीं। इसको उठाओ वहाँ पे दे मारो। L की वैल्यू कितना है सर? L की वैल्यू हमारे पास है 35.5, 35.5 प्लस f1 कितना है सर? f1 ये रहा 21। सॉरी बच्चों, ये f1 होता है और इसके ऊपर f0 होता है, f0 f1 f2, ठीक है। तो f1 की वैल्यू 23 रखना। सॉरी माय मिस्टेक। f0 कितना है सर? ये 21 है, इसको 21 रखना डिवाइडेड बाय 2f1, ये रहा f1, इसका 2 टाइम करना है, 23 दूनी 46 माइनस f0 माइनस f2। f0 कितना है? 21 माइनस 14, 21 माइनस 14 और मल्टीप्लाई h का मतलब था 10, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखते हैं 35.5 प्लस 23 में से 21 गया, 2 बचा। यहाँ इसको माइनस करते हैं तो 46, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस हो जाएगा 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10। 35.5 प्लस 2/11 बचेगा क्या? मल्टीप्लाई बाय 10। तो 35.5 10 दूनी 20/11, इसको डिवाइड कर 35, ज़्यादा ही आएगा यार ये तो, है ना, मीन से ज़्यादा आ गया शायद। मीन तो 35 पॉइंट समथिंग था। 11 एकम 11, 9 11 8 88, तो ये कुल मिला के आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे 8 और 5 13, 5 और 1 6 और 1 7 3, 37.3। बच्चों ये तो हमारा आ गया मोड। क्या आ गया? मोड। और मीन कितना है? 35.87, मोड आया 37.3। ज़्यादा कौन आया सर? यहाँ पे मोड इज़ ग्रेटर देन मीन। बस यही करना था। आसान है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा आप करने की कोशिश करेंगे आसान। याद रहे ये इसको बोला जाता है मॉडल क्लास। जब मीडियन में हम निकालते हैं क्लास जस्ट ग्रेटर देन n/2 करके, उसको बोला जाता है मीडियन क्लास।
इसको यहाँ पे बोला जाएगा मॉडल क्लास। बताओ ये वाली बात समझ पाए आप लोग? आसान था, बिल्कुल आसान था, कोई भी मुश्किल काम नहीं है इसमें बच्चों। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। अब चलते हैं अपना केस स्टडी की तरफ। चलिए बच्चों, हम चलते हैं अब अपना केस स्टडी की तरफ। और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे। सेक्शन ई स्टार्ट हो गया बच्चों हमारा। 36 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना एक बारी। बोला है आशीष एंड हिज फैमिली वेंट टू अ वोकेशन टू मनाली। ठीक है, कहीं पे घूमने गए, हमें नहीं पता कहाँ, भूल जाओ कौन है वो भी भूल जाओ, बस ये सोचो भाई क्वेश्चन में क्या करना है। देयर दे हैड अ स्टे टेंट, टेंट है भैया, टेंट में स्टे करना है। आशीष फाउंड दैट टेंट इन विच दे स्टे इज इन द फॉर्म ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर। ये काम की बात है कि जिस टेंट में वो स्टे करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके का है कि नीचे जो सिलेंडर है ऐसी शेप बननी है, ऊपर उसके ऊपर कौन, ऐसे तंबू बने रहते हैं ना, हाँ ऐसा कुछ है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो ये है सरमाउंटेड ऑन ए सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है। सरमाउंटेड ऑन ए सिलेंडर का मतलब हुआ सिलेंडर के ऊपर। सरमाउंटेड बाय होता है ना, सरमाउंटेड बाय, अगर बाय आ जाए तो बाय का मतलब दूसरा होता है, ऑन का मतलब दूसरा। अगर मैं बोलूं कि सिलेंडर के ऊपर कौन है तो कौन इज सरमाउंटेड ऑन सिलेंडर, ये वाली बात बोली जाएगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं ना? तो अगर बोला जाएगा सरमाउंटेड ऑन मतलब किसके ऊपर वो बोला है, ऑन का वो बाद में दे के रखेगा, ऑन सिलेंडर मतलब सिलेंडर के ऊपर। अगर वो देता बाई सिलेंडर, सरमाउंटेड बाई सिलेंडर, तो सरमाउंटेड बाई सिलेंडर का मतलब सिलेंडर ऊपर और जो दूसरी वाली चीज़ वो दे के रखता वो नीचे बन जाती। ठीक है, ये वाली बात आप क्लियर कर लेना एक बारी। सरमाउंटेड ऑन का मतलब वो चीज़ ऊपर आएगी, सरमाउंटेड बाय का मतलब उससे वो सरमाउंटेड है, मतलब उसके ऊपर आएगा वो। समझ रहे हैं ना? मान लो हम दे दें कि ए कोन इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर पे एक कोन है सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अगर दे दें ए कोन इज सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर, तो एक कोन सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड है। ये वाली बात समझ रहे हैं ना? ए हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड बाय अ कोन, तो कोन ऊपर आ गया। ए हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड बाय, तो हेमिस्फीयर किससे सरमाउंटेड है, सरमाउंटेड बाय अ कोन, तो कोन ऊपर हेमिस्फीयर नीचे। या फिर बोले ए कोन इज सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर, एक कोन सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड है, वो भी यही बात होती है। ठीक है, तो ये वाली थोड़ी सी लैंग्वेज आप देख लेना एक बारी। चलो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसको रफ कर दूं मैं एक बारी। चलिए कर लोगे आप, होता है ना, बस थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेना। सरमाउंटेड ऑन, सरमाउंटेड बाय, कौन ऊपर कौन नीचे, ये थोड़ा सा चेक कर लेना। सरमाउंटेड बाय किससे सरमाउंटेड है, सरमाउंटेड ऑन किसके ऊपर सरमाउंटेड है। ठीक है, ये बात तो एक जैसी सी है, बट थोड़ा सा बस आप समझना इसको। ठीक है, तो इसने आगे बोला है द टोटल हाइट ऑफ द टेंट 42, टेंट की टोटल हाइट, ये अपना टेंट है जिसकी टोटल हाइट 42 मीटर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर 42 है। अगर बेस का डायमीटर 42 है तो बच्चों रेडियस कितनी हो जाएगी 21, आधा कर दिया ना। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट यहाँ से यहाँ तक जो सिलेंडर तो नीचे वाला है, सॉरी, सिलेंडर की हाइट 22 गिवन है। कितना गिवन है, 22 मीटर। बच्चों सोचो, पूरी तो 42 है ना, नीचे वाली 22 है, तो कोन की हाइट 20 नहीं आ गई? हाँ बिल्कुल सही है। और कोन उसके ऊपर है तो भैया ये 21, तो इसका रेडियस भी कितना हो जाएगा 21 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। एक नंबर में पहला पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन पता होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है बच्चों पाई आर एल, ये आपको पता होना चाहिए। एल हमें नहीं दिया है। पूरी 42 थी, सिलेंडर की 22 थी, 42 में से 22 माइनस किया 20 आ गया उसका, मतलब ये वाली हाइट कितना आया यहाँ से यहाँ तक 20। ये स्लैंट हाइट एल निकाल सकते हैं ना, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम लगता है यहाँ पे। एल स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, स्क्वायर हटता है अंडर रूट लग जाता है। एच का वैल्यू कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस आर का 21 का स्क्वायर, 20 का 400, 21 का 441, इसको ऐड करोगे 841 बोलने वाला था। 841 किसका होता है, 9 में 81, 9 दूनी 18, 36, 14,
हाँ इसका ही होता है 29, ठीक है। तो एल आ गया 29, 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस 21 रखो, एल की वैल्यू 29, 7 × 21 कैलकुलेट कर लेना, 22 की 3 में करो 66 मल्टीप्लाई 29, भाई मल्टीप्लाई कर लेना, ये मेरा काम नहीं है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ओके। उसके बाद क्या बोले, सेकंड पार्ट, या मल्टीप्लाई करके दूँ क्या, लो यार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 66 का मतलब क्या होता है, 66 का मतलब 11 × 6 होता है, 11 × 6, तो पहले 11 की कर लो यार, 6 की बाद में कर लेंगे, 11 99, 9 11 दूनी 22 और 9 31, अब 6 की कर लो, 54 5 6 कम 6 और 5 11 1 6 18 1 19, इतना मीटर स्क्वायर। 1914 एक बार आंसर मैच कर लेगा, अगर गलत ना हुआ हो तो बेटर है, 1914 एकदम करेक्ट है। चलो सेकंड पार्ट देखो उसका, सेकंड पार्ट में बोला इफ़ ईच पर्सन नीड 126 मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर, 126 मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर, देन हाउ मैनी पर्सन्स कैन एकोमोडेट इन टेंट। देखो टेंट के अंदर वो बैठे हुए हैं, एक पर्सन को 126 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, मतलब वो बैठ गया ऐसे, कितना एरिया चाहिए 126 मीटर स्क्वायर, एक पर्सन को 126 मीटर स्क्वायर चाहिए। हाउ मेनी पर्सन, कितने पर्सन आ सकते हैं, चेक कर लेंगे ना, टोटल एरिया निकालेंगे, 126 से डिवाइड कर देंगे यार, इसमें क्या बड़ी बात है। मान लो आपके पास टोटल 50 टॉफ़ी हैं, एक पर्सन को 2 टॉफ़ी चाहिए, तो एक पर्सन को 2 चाहिए, 2 से डिवाइड करो, कितने टोटल कितने आ सकते हैं पर्सन, 25, तो टॉफ़ी 25 पर्सन में बट सकती है। और अगर हम टोटल एरिया निकाल लेंगे, एक पर्सन को 126 चाहिए, तो 126 से डिवाइड कर देंगे, पता लग जाएगा कितने इंसान में एरिया हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल कितने इंसान में डिवाइड हो जाएगा, मतलब यही तो होगा कितने इंसान आएंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा नीचे ही तो बैठेंगे वो, हाँ नीचे ये देखो, नीचे सर्कुलर होगा, ये सब सर्कुलर खेल चल रहा है, नीचे ऐसे सिलेंडर सर्कुलर, ऊपर टेंट ऐसे सर्कुलर। तो एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने अभी रखा था यार 21 मल्टीप्लाई 21, 7 या 21 हो गया, 21 दूनी 42, हांसी लगे 4, 21 दूनी 42 और 4 46 मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6, 6 × 18, 4 × 12 और 1 13, इतना मीटर स्क्वायर तो एरिया आ गया बेस का। उसने क्या पूछा था, हाउ मेनी पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स 9, कितना हो गया 1386 को सर डिवाइड कर लो 126 से, कट रहा है कि 6 6 36 दूनी 12, नहीं 6 से नहीं जा रहा, किससे जाएगा, डायरेक्ट ही कट जाए तो बेटर है। चलो 2 से डिवाइड कर लो पहले, 2 6 की 12, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 की 12, 2 3 6, 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब किससे 21 से, 21 ही कम 21, 21 दूनी 42, 21 ही कम 21, 21 ही में 11, ओहो 11 आ जाएगा यार, चलो ठीक है, 11 ही कम 11, 11 दूनी 22 और 31, ठीक है समझ गया आप लोग। तो ये खत्म हुआ। अब उसने बोला व्हाट इज द कर्व, अरे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, थर्ड पार्ट तो कर लोगे ना, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया सर 2 पाई आर एच, निकाल लेना यार, ये मेरा काम नहीं है, सब गिवन है आपको। हाउ मैनी कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक, हाउ मच कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास चाहिए। अरे यार टेंट जो लगा होगा ऐसे ही तो लगा होगा यहाँ पे, भाई गोल गोल ही तो लगा होगा यार, सिलेंडर के गोल गोल, मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टेंट जो होगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो कैनवास उसने पूछा हाउ मच कैनवास, तो कैनवास निकालने के लिए कैनवास का कितना अमाउंट होगा, मतलब टोटल कैनवास कितना होगा उसको निकालने के लिए, फोर्थ में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। अभी निकाला क्या आपने, कोन का अभी निकाला, सिलेंडर का यहाँ निकालोगे आप, थर्ड पार्ट में दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके नोट इट डाउन फास्ट, आसान था ये। 37 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 भी खत्म करते हैं बच्चों, ये भी आसान है बिल्कुल, ध्यान से देखो। बोला है व्हाट आर द जीरो, देखो
क्वेश्चन पढ़ दो ऊपर से, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, नीचे ही सीधा हो जाएगा। टू फ्रेंड्स गोविंद एंड पवन डिसाइड टू गो फॉर द ट्रैकिंग ड्यूरिंग द समर वैकेशन। दे वेंट टू, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चलिए देखो, टू फ्रेंड्स गोविंद एंड पवन डिसाइडेड टू गो द ट्रैकिंग ड्यूरिंग द, देखो कुछ नहीं है, दो फ्रेंड कहीं गए होंगे घूमने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसने बोला एक वाइल्ड ट्रैकिंग दे, उन्होंने जब वो कर रहे थे ट्रैकिंग, जो भी होगा मतलब जो भी कर रहे होंगे, उन्होंने एक पाथ ऑब्जर्व किया, वो पैराबोला की शेप का था, कुछ ऐसा। हाँ, इससे मतलब है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट शोन इन द फिगर। फिगर में आपको दिया गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस पर आ जाओ। कहीं कहाँ घूमने गए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्या घूम के क्या कर रहे हैं उस पर नहीं जाना। फिगर अगर आपको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रही होगी तो हमने बना दिया है ये फिगर, यहाँ पे 70, ये वाला पॉइंट 70 पे कट कर रही है और ये वाला -40 पे। बोला है व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज बताने सर, एक जीरो हो गया -4, एक हो गया 7, खत्म कहानी, इतना आसान। हाँ, एक्स एक्सिस पे ग्राफ, पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा याद रखना पैराबोला बनता है, इसको बोलते हैं पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला होता है एक, और एक डाउनवर्ड, और भी बनते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। या तो आपके पास ऐसा होगा या आपके पास ऐसा, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपके पास होती है, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। एक्स एक्सिस पे वो जितनी भी जगह काटेगा उसको बोला जाएगा जीरोज या फिर रूट्स। यहाँ पे जीरो की बात की गई है, तो है कितने जीरो, एक ये रहा, दो जीरोज है। कौन कौन से हैं सर, -4 और 7, ठीक है। What will be the expression of the given polynomial? ये वाले पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, याद करो। पोलिनोमियल हम कैसे बनाते थे, अगर आपके याद नहीं है तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये वाला फॉर्मूला होता था पोलिनोमियल बनाने का। याद करो बच्चों, दिमाग पे जोर डालो। x² माइनस सम ऑफ जीरोज, s का मतलब सम, दोनों जीरोज का सम, 7 और -4 को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ना, 7 - 4 3 बचेगा। प्रोडक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, ये प्लस का है माइनस का, तो माइनस बनेगा 28, ये आ गया। सेकंड पार्ट खत्म। बोला है थर्ड में, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताओ यार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अभी तो निकाला, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, -4 की मल्टीप्लाई 7 में कर दो, 7 चौक 28, माइनस के 28 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और में दिया गया है, ध्यान से देखो। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, हाँ होती है। वेयर आर ए बी सी और क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब ए बी सी की वैल्यू पूछिए। सर ए बी सी ये सब रियल होते हैं, क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। बट इसमें एक ये भी होता है कि ए होता है ए नॉन जीरो, ये क्या होता है, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। ये वाली बात आप याद रखना, ए बी सी रियल नंबर होते हैं, ए बी सी आर रियल नंबर वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख दो या फिर लिखो ए नॉन जीरो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ये भी खत्म हुआ। 38 पे आ जाओ। 38 की फिगर आपके सामने, इसको मैं रफ करता हूँ एक बारी। रफ क्या करता हूँ, इधर ही खत्म करते हैं यार, चलो रफ ही कर देते हैं यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। आपको एक पाई चार्ट ऐसा कुछ दिया गया है, बोला है सम स्टूडेंट वर आस्क्ड टू लिस्ट देयर फेवरेट कलर, दे मेजर ऑफ ईच कलर एज शोन इन द सेंट्रल एंगल ऑफ ए पाई चार्ट गिवन बिलो। पूछा क्या है, देखो, इफ आ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, इस पे आ जाओ जो पूछा है। अगर एक स्टूडेंट को आप रैंडमली चूज कर लो, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज या हर फेवरेट कलर बीइंग वाइट, उसका फेवरेट कलर वाइट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो यार ये पाई चार्ट है, हाँ इसमें 1 2 3 4 5 कलर हैं, बिल्कुल सही बात है। वो कोई सा भी कलर चूज कर सकता है, बट उसने दिया है, एक मिनट बच्चों देखो ध्यान से भाई। इफ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हर फेवरेट कलर बीइंग वाइट, इतने सारे कलर हैं, उसमें से वाइट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। आपको याद है क्या, टोटल नीचे ऊपर फेवरेबल, हाँ याद है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है ना, बिल्कुल फॉर्मूला याद हो तो काम बन जाएगा। उससे पहले सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट का बोला है ना, तो लेट E1 बी द इवेंट ऑफ चूजिंग वाइट कलर, वो वाइट कलर चूज करेगा, उसका इवेंट होना हमने माना E1 की, उसका इवेंट कितना है E1 है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ऐसा कर लेना, ऐसे आप सोल्व करते थे ना कि जब आप कुछ कर रहे हैं उसका इवेंट मान लेते थे, तो वो वाइट कलर चूज करेगा।
तो उसका इवेंट माना, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ चूजिंग द वाइट कलर। नहीं भी मानोगे डायरेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम फॉर्मूला लिखना है एक बारी, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आएंगे, टोटल आउटकम नीचे आएंगे, टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, है ना, ऐसे लिखते थे ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अपने फेवर में कितने हैं देख, सोच थोड़ा, एंगल की बात की गई है यहाँ पे, टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है, तो 360 को नीचे रख, हाँ यहाँ पे एंगल ही रखा जाएगा बेटे। इफ अ स्टूडेंट इज चूजन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज वाइट कलर, ठीक है, और फेवरेबल आउटकम में वाइट में 120 आएगा, ये वाली बात थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी आपको, 1/3 प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/3, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे एंगल के साथ खेल हो रहा है, तो भैया एंगल अगर वो 120 एंगल के दायरे में आ जाएगा तो तुरंत वाइट कलर पे पहुँच जाएगा। हाँ, तो 120 वाला एंगल अपने अंडर में है, टोटल 360, ये वाली बात आपको समझनी है। सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेट कलर बीइंग ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन दोनों दिया है, ब्लू भी और ग्रीन भी, दोनों लेके चलना है, तो कर लेना, लेट ई टू बी द इवेंट ऑफ चूजिंग ब्लू और ग्रीन कलर, लिख दो, लेट ई टू बी द इवेंट ऑफ चूजिंग ग्रीन और ब्लू कलर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई भी समस्या का विषय हमारे लिए नहीं है। लेट ई टू बी द इवेंट ऑफ चूजिंग ग्रीन और ब्लू कलर। प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, ग्रीन और ब्लू में दोनों, जब ये ग्रीन और ब्लू की बात होगी ना तो दोनों आ जाएंगे, 60 120 डिवाइडेड बाई 360, तो 1/3। चलो थर्ड की तरफ चलते हैं। इफ 15 स्टूडेंट लाइक द कलर येलो, 15 येलो लाइक करते हैं, मतलब 90 डिग्री वाले एंगल में अगर आते हैं वो, है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट सर्वे, सर्वे में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, सोचो, 15 लाइक्स येलो कलर, येलो कलर, ओए अच्छा आज देखो मैं बताता हूँ, 15 लाइक्स येलो कलर, अगर 15 येलो कलर लाइक करते हैं, सोच लो 15 लाइक येलो कलर मतलब 90 डिग्री, ऐसे लिख देना, 90 डिग्री का मतलब 15, 1 डिग्री का मतलब 15/90, मतलब 1 डिग्री में 15/19 आ जाएंगे जो येलो कलर वाले होंगे। टोटल 360 डिग्री होता है, यूनिटरी मेथड लग रहा है, 360 डिग्री का मतलब 15/90 मल्टीप्लाई 360, 9 चौक 36, 15 चौका 60, 60 आ जाएंगे। किसकी बात की है, 60 स्टूडेंट, ऐसे ही लिख देना 60 स्टूडेंट्स। क्या हम भी ऐसे डैश लगा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या का विषय नहीं है। सोच लो थोड़ा सा, 15 बच्चे वो हैं जो येलो कलर वाले हैं, येलो कलर को लाइक करते हैं, 90% 90 डिग्री वाले एंगल में येलो येलो घुमा हुआ है, तो सोचो यार 90 डिग्री वाले में तो 15 हैं, 1 डिग्री वाले में कितना होगा, 15/90 होंगे। हाँ, 15 स्टूडेंट लाइक येलो कलर, हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द सर्वे, सर्वे में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे ये पूछा है। 90 डिग्री वाले 15 है, 1 डिग्री वाले बच्चे कितने होंगे यार, 1 डिग्री वाले बच्चे होंगे सर 15/90। हाँ, टोटल अगर मैं चेक कर लूँ 360 डिग्री वाले, जो पूरे 360 डिग्री में घूमे हुए हैं, वो फैले हुए हैं, वो कितने बच्चे होंगे सर, 15/90 है तो 1 डिग्री वाला है, मल्टीप्लाई 360 से कर दो, तो टोटल 60 स्टूडेंट आ जाएंगे। उसमें 15 स्टूडेंट कौन से थे, जो येलो कलर वाले हैं। बताओ बात समझ गए क्या, आसान था, थोड़ा समझने वाला है, वैसे आसान था। और वाला पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेवरेट कलर बीइंग रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, अरे यार अभी तो कराया था रेड और ब्लू, देखो ध्यान से, रेड वाले 30 हैं, ब्लू वाले 90 हैं, तो प्रोबेबिलिटी लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द कलर रेड एंड ब्लू, तो 60 + 30 90 डिवाइडेड बाई 360 कितना आ जाएगा, 1/3, 9 चौक 1/4 सॉरी 9 चौक 36, दिखाई दे रहा है क्या, 1/4 है वो, रफ़ी करके लिखना पड़ेगा, ये लो 1/4 ये आंसर। बात समझ पे आप लोग, आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी समस्या का विषय नहीं था। चलो आज हमारा ये बच्चों ये जो पेपर था CBSE का सैम्पल पेपर, ये भी ख़त्म हुआ। अब हम कल से शुरुआत करेंगे थर्ड सैम्पल पेपर की, तीसरा सैम्पल पेपर ढूंढ के लाते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे लगाते जाएंगे, आप धीरे धीरे क्वेश्चन को करते जाओ, और बस और क्या, बस करते रहो। समझ रहे हैं आप लोग, करना तो पड़ेगा, क्या करें भाई,
क्या करे हाय कुछ कुछ होता है। चलिए बच्चों आप लोग इसको पढ़िए और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो कुछ देखते हैं, सैम्पल पेपर को इकट्ठा करते हैं, निकालते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बाय बाय बच्चों।